वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा मास्टरपीस का एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसका कोई ना कोई पार्ट आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा या फिर कुछ क्लिप्स आपने देखी होगी। ये मूवी इस तरीके का हॉरर सेट करती है जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। वैसे तो आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ये पता चल ही गया होगा कि इस मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। ये सीरीज की 6th मूवी है और इसके पहले भी इस मूवी के 5 पार्ट आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ब्लड लाइन्स में क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे ट्रैक से जिसके पास से एक रेड कलर की कार निकल रही थी। वैसे तो सीन बहुत ही छोटा है लेकिन ये सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सीन को अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, बाद में आपको जरूर याद आने वाला है। कार के अंदर एक कपल था जिनका नाम था पॉल और आयरिस। पॉल आयरिस को ब्लाइंडफोल्ड करके सरप्राइज देने वाला था और कुछ ही देर में दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं जो कि एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट था। यह रेस्टोरेंट जमीन से काफी ऊंचे एक टावर के ऊपर बना हुआ था और इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग आज ही थी। पॉल ने बड़े जुगाड़ लगाकर इस टावर की एंट्री ली थी। दोनों फिर अंदर एंटर होते हैं लेकिन आयरिस रेडियो पर नोटिस करती है कि कोई बर्न बर्न बार बार बोले जा रहा है। फिर एक लड़का एक सिक्के को फाउंटेन में डाल रहा था लेकिन तभी गार्ड उससे कहता है कि ये बेड लक होता है और इस इंसिडेंट को आयरिस दूर से खड़ी होकर देख रही थी। अंदर जाने से पहले सभी गेस्ट का एक फोटोशूट भी होता है। फिर एक लिफ्ट के जरिए सभी ऊपर जाते हैं लेकिन लिफ्ट फुल हो चुकी थी और आयरिस अगले राउंड में जाना चाहती थी, पर लिफ्ट की अटेंडर उन्हें बुला लेती है और लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। लिफ्ट अटेंडर सभी गेस्ट को कहती है कि ये प्रोजेक्ट टाइम से 5 महीने पहले ही बनकर पूरा हो गया था, जिस पर आयरिस को इसकी मजबूती के ऊपर शक होता है। लेकिन फिर भी सभी टावर के टॉप पर आ पहुंचते हैं जहां पर पॉल को पता चलता है कि उन्हें रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिल पाई और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बाहर रहने के लिए कहता है। आयरिस और बॉबी फिर शीशे से पूरे शहर को देखते हैं जो कि आयरिस को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर आयरिस बॉबी के कोट में गुलाब का फूल लगाती है। फूल में लगे कांटे से उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून निकलने लगता है। बॉबी फिर दोनों के लिए शैंपेन लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो आयरिस को वॉशरूम में जाना था। तभी एक और शैंपेन की बोतल खुलती है और उसका कॉर्क ऊपर लगे झूमर पर पड़ता है जिससे कि झूमर का एक क्रिस्टल नीचे ग्लास के फ्लोर पर गिरता है। साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि टावर के कुछ स्क्रू भी ढीले हो रहे थे। यहाँ पर बाथरूम में आयरिस उल्टिया कर रही थी। तभी उसे रेस्टोरेंट के सिंगर और उसका बेटा दिखाई देता है। वो सिंगर आयरिस से पूछती है कि वो कितना महीने से प्रेग्नेंट है। तभी आयरिस उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर आयरिस वापस पॉल के पास में आती है और दोनों ताज़ी हवा खाने के लिए टावर के सबसे ऊपर टॉप वाले एरिया में चले आते हैं जहाँ पर पॉल आयरिस को प्रपोज करने वाला था। लेकिन आयरिस देखती है कि वो सिक्के फेंकने वाला बच्चा फिर से सिक्के को टावर से जमीन पर फेंक रहा था, जिससे गार्ड रोक लेता है। पॉल फिर आयरिस को प्रपोज करता है और आयरिस भी उसे अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है। तभी आयरिस देखती है कि वो बच्चा फिर से सिक्के को टावर से फेंक रहा था लेकिन वो सिक्का एसी डक्ट में फंसकर एक फैन में अटक जाता है। फिर आयरिस और बॉबी नीचे फ्लोर पर जाते हैं डांस करने के लिए, लेकिन झूमर से जो क्रिस्टल टूटकर गिरा था उससे ग्लास का फ्लोर डैमेज हो चुका था। साथ ही टावर के बोल्ट भी लोगों के वजन के कारण लूज हो रहे थे। फैन में फंसा हुआ कॉइन स्पीड से वहां से निकलता है और एसी की गैस को लीक कर देता है। गैस पूरे रूम में लीक हो रही थी। तभी आयरिस को कुछ अजीब फील होता है जिससे कि आयरिस सब कुछ सेंस कर पा रही थी। लेकिन तभी अचानक ग्लास फ्लोर टूट जाता है और बहुत से लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल ने टूटे ग्लास को पकड़ रखा था लेकिन उसके हाथ में कटे ग्लास से चोट लगने के कारण वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। साथ ही रेस्टोरेंट के स्टोव से आग लग जाती है जिसमें एक लेडी झुलसकर स्काई व्यू वाले एरिया में आती है जहाँ पर गैस लीक हो रही थी, जिससे कि एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है और पूरे टावर में लोग जलकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। नीचे जाने की सीढ़ियां भी टूट चुकी थी लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे सीढ़ी तक पहुंच जाता है। सभी लोग फिर लिफ्ट की तरफ भागते हैं और लिफ्ट में घुसने के लिए लोग मारामारी कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी आयरिस को पीछे धक्का देता है और वो लिफ्ट में आधा घुस ही रहा था और तभी लिफ्ट ओवरलोड होने के कारण रस्सी टूट जाने की वजह से लिफ्ट नीचे गिरती है और बूढ़े का आधा शरीर कुचल जाता है। आयरिस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी कि तभी फ्लोर में क्रैक आता है और वो एक तरफ झुक जाती है। आयरिस एक लेडी को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके ऊपर पियानो गिरने वाला था लेकिन वो एक जगह पर अटक जाता है। पर तभी होता यह है कि वो सिक्का फिर से पियानो के ऊपर गिरता है जिससे कि पियानो डिसबैलेंस होता है और पियानो लेडी के ऊपर गिर जाता है जिससे वो लेडी पूरी तरीके से पिचक जाती है। यहाँ पर वो बच्चा सही सलामत नीचे आ चुका था लेकिन उसके आते ही पियानो उसके ऊपर आ गिरता है और वो भी मारा जाता है और फाइनली वो सिक्का फाउंटेन में गिर जाता है। आयरिस अभी भी बची हुई थी। तभी उसे सिंगर का बच्चा दिखाई पड़ता है जिसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन पूरा फ्लोर टूटकर नीचे गिर रहा था, जिससे आयरिस उस बच्चे के साथ साथ नीचे गिरती है लेकिन उसकी रिंग कंक्रीट में फंस जाती है। वो रिंग उसका वेट ज्यादा देर तक नहीं झेल पाती है जिससे कि उसकी उंगली की पूरी चमड़ी उखड़ जाती है और आयरिस उस बच्चे के साथ में सीधा जमीन पर आ गिरती है और एक रॉड आयरिस के मुंह के आर पार हो जाती है
जिससे कि आयरिस मारी जाती है। सडनली सीन चेंज होता है और हम स्टेफनी को देखते हैं जो कि अपने क्लास में थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उसी ने अभी अभी बुरा सपना देखा था। मतलब कि पूरा इंसिडेंट बस स्टेफनी का बुरा सपना था। ये सपना स्टेफनी को बार बार आ रहा था जिससे उसकी रूममेट परेशान हो जाती है। वो स्टेफनी को बताती है कि वो नींद में आयरिस नाम बार बार चिल्ला रही थी जो कि स्टेफनी की ग्रैंड मदर यानी कि उसकी नानी का नाम था। लेकिन स्टेफनी कभी आयरिस से नहीं मिली थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी ग्रैंडमा जिंदा है या नहीं। फिर स्टेफनी की रूममेट उसे सजेशन देती है कि वो अपने घर जाए, अपनी ग्रैंडमा के बारे में पता लगाए। स्टेफनी फिर कॉलेज से छुट्टियां लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो अपने पिता से मिलती है। घर पर आते ही वो उनसे उसकी माँ के कुछ सामान के बारे में पूछती है जिससे उसकी ग्रैंडमा के बारे में डिटेल मिल सके। वो उनसे आयरिस के बारे में भी पूछती है लेकिन वो आयरिस के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तभी ऊपर के फ्लोर से स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली आता है जो कि उससे ज्यादा बातें नहीं करता है। वो अपने मामा के यहाँ पर जा रहा था अपने कजिन से मिलने के लिए। तभी स्टेफनी उसे छोड़ने के लिए चली आती है। रास्ते में स्टेफनी अपने भाई को आयरिस और उसके सपने के बारे में बताती है जिससे वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसे उसके बारे में पता लगाना है। जल्दी दोनों अपने कजिन के घर पर आप पहुंचते हैं जो कि बॉबी, एरिक और जूलिया थे। फिर स्टेफनी अपनी आंट ब्रेंडा और अंकल हॉवर्ड से मिलती है। दोनों स्टेफनी को देखकर बहुत ही खुश थे। फिर स्टेफनी हॉवर्ड से आयरिस के बारे में पूछती है लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। स्टेफनी फिर उन्हें 50 साल पुराने टावर के बारे में बताती है और उसका नाम स्काईव्यू सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। हॉवर्ड आगे बताता है कि आयरिस बिल्कुल पागल है। आयरिस की वजह से स्टेफनी की माँ उन्हें छोड़कर चली गई। वो स्टेफनी को कहता है कि उनके पिता पॉल के मरने के बाद में आयरिस पागल हो गई थी और आयरिस ने हॉवर्ड को और उसकी माँ को स्कूल तक जाने नहीं दिया। वो बस मौत के बारे में बार बार बातें करती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने अनाथों की तरह जिंदगी बताई। लेकिन फिर भी आयरिस उन्हें मरे हुए लोगों की फोटो भेजती थी। वे लोग आयरिस को जरा भी पसंद नहीं करते हैं और अब वो उनके लिए मर चुकी है। स्टेफनी फिर उन लेटर के बारे में पूछती है लेकिन हॉवर्ड उसे आयरिस से दूर रहने को कहकर चला जाता है। पर ब्रेंडा उसे इशारों में लेटर के बारे में बता देती है। जब स्टेफनी ड्रॉवर को चेक करती है तो उसे वो लेटर मिल जाते हैं जिससे उसे आयरिस का एड्रेस पता चलता है। उसे वही फोटो दिखती है जो उसे अपना सपनों में दिखी थी, यानी कि सपनों में आने वाली आयरिस उसकी नानी ही थी। स्टेफनी फिर आयरिस की लोकेशन के लिए निकल जाती है जो कि एक जंगल के बीच बनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसके चारों ओर नुकीले फेंस लगे हुए थे। फिर स्टेफनी गेट पर लगे कैमरा से आयरिस से बात करती है और उसे बताती है कि वो उसकी फैमिली की मेंबर है और वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। आयरिस फिर स्टेफनी को अपने फोन और सभी नुकीली चीजें एक बॉक्स में रखने को कह देती है। उस घर में एंटर होती है जहाँ पर चारों ओर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। किसी भी बाहरी इंसान का वहाँ पर आना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। स्टेफनी जब घर के अंदर जाती है तो आयरिस उससे थोड़ी देर अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कह देती है। आयरिस स्टेफनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और फिर वो उसे बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद आयरिस स्टेफनी से डार्लिन यानी कि स्टेफनी की माँ के बारे में पूछती है। तब स्टेफनी उसे बताती है कि डार्लिन उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। स्टेफनी फिर अपने सपनों के बारे में भी उन्हें बताती है जिसमें सभी लोग मर चुके थे। आयरिस कहती है कि वो सपना नहीं था, उसे उस दिन आने वाली मौत के बारे में अंदाजा लग गया था। आयरिस ने ही उस दिन बच्चे से वो सिक्का छीन लिया था और उसने सभी आग लगने वाली चीजों को बंद कर दिया था कि नीचे का ग्लास फ्लोर टूटने वाला है, जिससे कि उस दिन मरने वाले सभी लोग बच गए और उस स्काईव्यू रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। उस दिन तो सभी लोग बच गए थे, लेकिन जो लोग उस दिन उस हादसे से बच गए थे वे सभी एक एक करके मारे गए, ठीक उसी तरह जैसे कि वो आयरिस के विजन में मारे गए थे। उस दिन आयरिस ने मौत को चकमा दे दिया था, लेकिन मौत फिर से वापस आई अपना काम पूरा करने के लिए और उस दिन से लेकर आज तक आयरिस मौत को चकमा दे रही है। आयरिस ने एक नोटबुक में सब कुछ नोट करके रखा था कि किस तरह मौत से बचा जाए और किन किन लोगों की किस किस तरीके से मौत हुई थी। आयरिस हर तरीके से मौत से बच रही थी, लेकिन फिर भी मौत ने कैंसर के रास्ते उसे मारना चाहा, पर आयरिस ने उसका इलाज भी करवा लिया। उसे पता चल चुका था कि जब मौत उनका पीछा कर रही हो तब उन्हें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अचानक आयरिस का ध्यान पास के एक गमले पर जाता है जिसकी रस्सी मैग्नीफाइंग ग्लास से रिफ्लेक्ट हुई सूरज की किरण से टूटने वाली थी और उससे पहले ही आयरिस मैग्नीफाइंग ग्लास की पोजीशन चेंज कर देती है। स्टेफनी आयरिस से पूछती है कि वो किससे बातें कर रही है। तभी आयरिस कहती है कि मौत से, क्योंकि मौत को पता है कि स्टेफनी के आने से उसका ध्यान भटक रहा है। आयरिस स्टेफनी को बताती है कि उसने मौत से बचने की सारी बातें किताब में लिख रखी है। पिछले 20 सालों में आयरिस कभी यहाँ से बाहर नहीं गई और वो यहीं पर रहकर सारी चीजें स्टेफनी को सिखाने वाली थी, पर स्टेफनी यहाँ पर नहीं रुक सकती थी, उसे तो यहाँ से जाना था। स्टेफनी को भी बाकी लोगों की तरह लग रहा था कि आयरिस पागल हो चुकी है। स्टेफनी आयरिस के घर से बाहर निकल जाती है और जैसे ही आयरिस स्टेफनी को रोकने के लिए अपना कदम घर के बाहर रखती है, मौत को ये बात पता चल चुकी थी और वो अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। आयरिस स्टेफनी को जाने से पहले वो किताब देती है और उसको बताती है कि अपने परिवार को बचाने के लिए इस किताब में वो सब कुछ लिखा है जिससे मौत उनके करीब आ सकती है। स्टेफनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था
और इसीलिए ही आयरिस 20 सालों के बाद घर से बाहर आई थी। वो स्टेफनी को एक कदम पीछे रहने के लिए कहती है और अगले ही पल एक लोहे की रॉड आयरिस के मुंह के आर पार हो जाती है, जैसे कि सपने में उसके मुंह के आर पार रॉड हुई थी। और सिर्फ स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए आयरिस ने अपनी जान दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस की फैमिली यानी कि हॉवर्ड ने उसका फ्यूनरल कर दिया है। स्टेफनी हॉवर्ड को बताती है कि मौत अब उनके लिए आ रही है। तभी वहाँ पर स्टेफनी की मॉम डर्लिन आती है, जो कि कैंपर वैन में रहती थी। उसका भाई हॉवर्ड उससे मिलने आता है लेकिन स्टेफनी अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई और ये सारी चीजें वो अपने भाई चार्ली को बता रही थी। तब चार्ली स्टेफनी को कहता है कि वो भी ऐसा ही करती है। वो हमेशा या तो अपने दोस्तों के साथ में रहती है या फिर अपने कॉलेज में। अब वो एक फोन तक नहीं करती है और वो ठीक अपनी माँ की तरह है। ये कहकर चार्ली वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्टेफनी को भी अब मौत का एहसास होने लगा था और वो आयरिस की बुक को खोलकर देखती है और समझ जाती है कि अब बारी उसकी फैमिली की है। इधर हॉवर्ड के घर पर एक गैदरिंग थी और सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी बॉबी से एक ग्लास टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा बर्फ में चला जाता है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता चलती है। फिर वहाँ पर डर्लिन आती है, जिसे देखने के लिए एरिक अपनी बियर रख देता है। डर्लिन सबके लिए पीनट बटर लेकर आई थी, लेकिन पीनट बटर से बॉबी को एलर्जी थी और ये बात डर्लिन को नहीं पता थी। फिर बॉबी सबके लिए ड्रिंक बनाता है और उन ड्रिंक में वो बर्फ डालता है जिसमें कांच का टुकड़ा था। जिसके बाद सभी आयरिस की मौत का दुख जताते हैं और हॉवर्ड कहता है कि जितना टाइम बचा है सभी साथ में बिताएंगे। जूलिया को ड्रिंक में कुछ फील होता है और शायद वो कांच का टुकड़ा उसके मुंह में जा चुका था, लेकिन असल में कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कीड़ा था जो कि उसके ड्रिंक में था। इधर स्टेफनी को आयरिस के बुक में वो कॉइन मिलता है और वो देखती है कि मौत किन किन तरह से उसके पास में आ सकती है। अगेन सीन हॉवर्ड के घर पर आता है, जहाँ पर चार्ली और बॉबी ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे थे, लेकिन उनके नीचे एक शॉवल मौजूद था। एरिक भी गैस का नॉब खुला छोड़ देता है जिससे कि आग का गुब्बार निकलता है, लेकिन वो बच जाता है। साथ ही स्टेफनी की फैमिली फोटो टूट जाती है और कांच का टुकड़ा स्टेफनी के पास में आता है। जिस ग्लास फ्लोर के टूटने से उस दिन हादसा हुआ था, मौत की शुरुआत कांच के टुकड़े से ही होगी। फिर इधर हॉवर्ड डर्लिन को वापस अपने घर पर आने के लिए कहता है, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी। स्टेफनी सभी को मौत के बारे में चेतावनी देना चाहती थी और वो चार्ली को कॉल कर रही थी, जो कि टूटे हुए ट्रैम्पोलिन पर कूद रहा था, जिसके नीचे वही नुकीली शॉवेल थी, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। इधर वो कांच का टुकड़ा स्टेफनी के पिता के ड्रिंक में था, वो उसे पीने ही वाले थे, लेकिन चार्ली और बॉबी हॉवर्ड को ट्रैम्पोलिन पर बुला लेते हैं। हॉवर्ड ट्रैम्पोलिन के ऊपर चढ़ता है, लेकिन डार्लिन उस शॉवल को देख लेती है और उसे हटा लेती है। तभी ब्रेंडा से एरिक की बियर बोतल गिर जाती है, जिससे कि पानी का टैप खुल जाता है और उस कारण शॉवल भी गिर जाती है। इधर स्टेफनी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तभी एक के बाद एक चीजें होना शुरू होती है। ट्रैम्पोलिन के टूटने से बॉबी का पैर उसमें फंस जाता है, जिससे कि जूलिया का ध्यान भटकता है और वो गेम के ब्लॉक को गिरा देती है और उससे स्टेफनी के पिता का बियर ग्लास गिर जाता है, जिसमें कांच का टुकड़ा था। वो कांच का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर हॉवर्ड का पैर पड़ता है, जिससे कि वो कांच का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो जाता है। हॉवर्ड जमीन पर गिरता है और शॉवल के गिरने की वजह से घास काटने की मशीन शुरू हो चुकी थी। वो सीधा हॉवर्ड के मुंह पर आती है और उस कारण हॉवर्ड के मुंह के पूरे चिथड़ हो जाते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉवर्ड का भी फ्यूनरल हो चुका है, लेकिन अब स्टेफनी कंफर्म हो चुकी थी कि आयरिस की सभी बातें सही है। वो फिर आयरिस की किताब को छानती है, जिसमें लिखा था कि सिर्फ जेबी ही एक ऐसा इंसान है जिसने मौत से बचने का रास्ता ढूंढा था। उस बुक में सभी लोगों के नाम थे जिनकी मौत हुई थी और स्टेफनी समझ चुकी थी कि मौत को आयरिस ने उस दिन टाल दिया था, लेकिन अब मौत वापस आई है, एक एक करके सभी लोगों को मारने के लिए इतने सालों के बाद में। स्टेफनी को आयरिस की किताब से मौत का सीक्वेंस भी पता चल जाता है। उसके मुताबिक आयरिस और पॉल के 2 बच्चे थे, हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के भी 3 बच्चे थे, एरिक, जूलिया और बॉबी। और डार्लिन के 2 बच्चे थे, स्टेफनी और चार्ली। मौत सबसे बड़े यानी कि हॉवर्ड को पहले लेने आएगी। जो पहले पैदा हुआ होगा वो पहले मारा जाएगा, जिसके बाद में सेम सीक्वेंस डार्लिन उसके बच्चों के साथ होगा, क्योंकि अगर उस दिन आयरिस मारी जाती तो ये कभी इस दुनिया में नहीं आ पाते। स्टेफनी सारी चीजें ब्रेंडा और सभी को समझाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। अब हॉवर्ड तो मर चुका था और इसका मतलब यह था कि अगली बारी एरिक की थी, फिर जूलिया और फिर बॉबी की, लेकिन सभी स्टेफनी को भी आयरिस की तरफ पागल समझ रहे थे। इधर हम एरिक को देखते हैं, जो कि रात के समय टैटू शॉप में था। उसका बॉस उसे सब कुछ साफ करके शॉप बंद करने को कह देता है। एरिक फिर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला देता है और स्पीड से सारी चीजें साफ करने लगता है, लेकिन सीलिंग पर लगी चेन पंखे में फंस जाती है। तभी स्टेफनी एरिक को कॉल करके पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर एरिक उससे गाली देकर उसे सोने के लिए कहता है और अपने पिता की मौत से उदास होकर वो अपनी बॉडी पर टैटू करने लगता है। तभी स्पीकर के बेस से एक डॉल गिरती है, जिससे कि टैटू की निडल भी नीचे जमीन पर गिर जाती है। एरिक उसे उठाने के लिए उठता है, जिससे कि स्पिरिट की बोतल जमीन पर गिरती है और जमीन पर स्पिरिट फैल जाती है। अचानक सीलिंग पर लगी चेन पंखे से टूटकर एरिक की नोज पियर्सिंग में फंस जाती है और पंखे से वो चेन लिपटने लगती है। एरिक उसे निकालने के लिए चेयर पर चढ़ जाता है,
लेकिन एक लैंप नीचे गिरता है जिससे कि स्पिरिट में आग लग जाती है। बहुत देर तक अपनी नाक से वो चेन को छुड़ाने के लिए एरिक मेहनत करता है और फाइनली वो चेन को खोल लेता है। और तभी चेयर के गिरने से एरिक भी नीचे गिरता है और स्पिरिट की बोतल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ में सीन भी यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम स्टेफनी को चार्ली के पास में देखते हैं, जो कि उसे एरिक के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे भी एरिक की कोई खबर नहीं थी। फिर दोनों एरिक के पास में जाते हैं, ये देखने के लिए एरिक जिंदा या मर चुका है। लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही एरिक उनकी कार के सामने आ जाता है, मतलब कि वो जिंदा था और उस रात बच गया था, जिसका सीधा मतलब यह था कि स्टेफनी की बातें सच नहीं थी। स्टेफनी अभी भी चिंता में थी और वो एरिक को हर वो चीज करने से रोकती है जिससे कि उसकी जान चली जाए। वो रास्ते में चलते चलते लोगों और बच्चे को देखकर कहती है कि उसे उनसे नुकसान होगा, लेकिन एरिक उसका मजाक उड़ाता है। स्टेफनी समझाती है कि अगर पेड़ से कटा नीचे गिरा तो सफाई करने वाला आदमी गिर जाएगा और ब्लोवर से पत्ते लड़कों के सामने आ जाएंगे, जिससे कि वो बॉल को गलत शूट करेंगे और बॉल सीधा एरिक को लगेगी। लेकिन एरिक को उससे डर नहीं लगता है। फिर एक कचरा उठाने वाला ट्रक उनके पास से गुजरता है, लेकिन एरिक को अगेन कुछ नहीं होता है। अब जूलिया घर से बाहर आती है, वो जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि बॉल ठीक उसी तरीके से जूलिया को लगती है जैसा स्टेफनी ने थोड़ी देर पहले बताया था, जिससे जूलिया डस्टबिन में गिर जाती है और कचरा उठाने वाली मशीन उस डस्टबिन से कचरे के साथ में जूलिया को भी ट्रक में डाल लेती है। सभी लोग उस ट्रक को रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं और अंदर मशीन कचरे को ट्रैश कर रही थी। जब ट्रक रुकता है तो स्टेफनी ऊपर चढ़ती है, वो जूलिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचती है, लेकिन उससे पहले मशीन के बीच में जूलिया दब जाती है और स्टेफनी के पास में बस उसका हाथ रह जाता है। सीन अगेन कट होता है और अगले सीन में सब साथ में बैठे हुए थे। स्टेफनी को लगता है कि उसकी गलती थी, उसने मरने वालों का क्रम गलत बताया था, लेकिन ब्रेंडा रिवील करती है कि गलती उसकी है। एरिक हॉवर्ड का बेटा नहीं है बल्कि किसी और का है, और इस बात को सुनकर एरिक बहुत ही नाराज होता है। अब इसका मतलब यह था कि अगली बारी बॉबी की है। चार्ली स्टेफनी से कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक तरीका बताया था कि कैसे फुटबॉल लग सकती है। ये बात स्टेफनी ने आयरिस की किताब से सीखी थी और वो इससे बाकी लोगों को बचा सकती थी। स्टेफनी को याद आता है कि जेबी एक ऐसा इंसान था जो कि बच गया था। तभी डार्लिन को याद आता है कि उसकी माँ के लेटर से उसे पता चला था कि जेबी हॉस्पिटल में काम करता है और सभी लोग जेबी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डार्लिन स्टेफनी को बताती है कि उसने इसलिए स्टेफनी और बाकी लोगों को छोड़ा था क्योंकि उसके दिमाग में मौत बस चुकी थी, जो कि आयरिस ने उसके दिमाग में डाली थी। उसे हर समय लगता था कि उसके बच्चे स्टेफनी और चार्ली किन किन तरीकों से मारे जा सकते हैं और इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। फिर सभी लोग हॉस्पिटल में आकर जेबी से मिलते हैं, जो कि मॉर्ग में काम करता था। जेबी को इन सभी मौतों के बारे में पहले से पता था। जेबी वही लड़का था जिससे आयरिस ने स्काईव्यू में बचाया था। आयरिस ने जो बातें अपनी फैमिली को बताना चाहिए थी वो बातें उसने जेबी को भी बताई थी, और जेबी आज तक इसी वजह से जिंदा था, जिसके बदले में जेबी ने आयरिस का कैंसर ठीक करने में उसकी मदद की। जेबी बताता है कि मौत को हराने के बस दो ही तरीके हैं, या तो किसी की जान लो या फिर खुद मर जाओ। अगर किसी इंसान को मार दिया तो उसका बचा हुआ समय उन्हें मिल जाएगा, और जेबी भी ठीक इसी तरीके से बचा था। एक और तरीका था अगर कोई मरकर वापस आ जाए। कि एक लेडी थी किम्बरली नाम की, जो कि मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स उसे मौत के मुंह से वापस ले आए। पर इस काम में बहुत ही रिस्क था। अगर उन्होंने मौत के साथ में छेड़छाड़ की तो वो उसका और भयानक रूप दिखाएगी। ये कहकर जेबी वहां से चला जाता है और एक मैसेज देता है कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है और इसलिए हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। तभी एरिक के दिमाग में एक प्लान आता है। बॉबी को पीनट बटर से एलर्जी थी, तो इसलिए बॉबी पीनट बटर खाएगा और जैसे ही वो मरने वाला होगा एरिक उसे मेडिसिन देकर मौत के मुंह से वापस ले आएगा। स्टेफनी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तब तक वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उनका आइडिया था कि पहले वो एक वेंडिंग मशीन से पीनट खरीदेंगे, लेकिन मशीन से पैकेट बाहर नहीं आता है। तब एरिक उसके ऊपर एक पंच करता है, जिससे कि मशीन का ग्लास थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। अभी भी वो पैकेट बाहर नहीं आता है तो एरिक उसे हिलाने लगता है, जिससे कि उसकी स्प्रिंग टूट जाती है। फिर एरिक बॉबी के एक रूम में बैठा देता है जहाँ पर एमआरआई मशीन रखी हुई थी। एरिक एक चेयर लेने के लिए जाता है और दरवाजा बंद करते समय दरवाजे के इम्पैक्ट से एमआरआई मशीन स्टार्ट हो जाती है। फिर एरिक एक चेयर लाकर बॉबी के पास में रखता है और वो उसे पीनट खाने को देता है, जिसके बाद में बॉबी की सांसें रुकने लगती है। एरिक उसके मरने तक वो मेडिसिन नहीं देने वाला था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एमआरआई मशीन शुरू हो चुकी थी। तभी चार्ली एरिक को फोन करता है और जैसे ही एरिक फोन को अपनी जेब से निकालता है वो एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक पावर से चिपक जाता है। धीरे धीरे मशीन की मैग्नेटिक पावर बढ़ती जा रही थी और एरिक की बॉडी के सभी मेटल पियर्सिंग उसकी बॉडी से उखड़कर मशीन में चले जाते हैं। फिर एक मेटल चेयर पीछे से आती है, जिसके साथ एरिक भी मशीन से चिपक जाता है और चेयर के पार्ट्स एरिक की बॉडी को फाड़ते हुए मशीन के अंदर घुस जाते हैं। जैसा कि जेबी ने कहा था कि अगर मौत के साथ में छेड़छाड़ की तो मौत अपना और खतरनाक रूप दिखाएगी। एरिक मौत की लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मौत से छेड़छाड़ करने की वजह से वो मारा गया। इधर मशीन की मैग्नेटिक पावर और बढ़ती जा रही थी। आसपास की चीजें भी उसकी मैग्नेटिक पावर से खींची आ रही थी।
बॉबी जो कि अभी तक अधमरा हो चुका था, वो रेंगते हुए एरिक के हाथ से वो मेडिसिन लेने जा रहा था। जिससे तैसे वो उसे मेडिसिन लेता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे कि वो तुरंत ठीक हो जाता है। तभी एक नर्स गेट को खोल देती है, जिससे कि सामने की वेंडिंग मशीन से स्प्रिंग ग्लास तोड़कर सीधा बॉबी के सर में घुस जाती है और बॉबी भी मारा जाता है। अब बचे थे सिर्फ डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली। तभी स्टेफनी को आयरिस का केबिन याद आता है, जहाँ पर वो बच सकते हैं। डार्लिन कहती है कि वो अपने आप को हमेशा उस केबिन में कैद करके रखेगी, ताकि मौत उसके पास में नहीं आए। अगर वो नहीं मरी तो स्टेफनी और चार्ली भी बच जाएंगे। तभी स्टेफनी की जेब से वो सिक्का निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक ओल्ड लेडी बाद में उठा लेती है। यहाँ पर चार्ली ट्रक को ड्राइव कर रही थी और सभी केबिन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर गेट लगा हुआ था, जिसका एक्सेस सिर्फ आयरिस के पास में था। इसलिए स्टेफनी ट्रक से उस गेट को तोड़ देती है, लेकिन ब्रेक लगाते समय स्टेफनी की सीट बेल्ट लॉक हो गई थी। इधर मौत भी उनकी ओर बढ़ रही थी। स्टेफनी डार्लिन और चार्ली से कहती है कि वो घर के अंदर जाए, क्योंकि अगर वे दोनों सुरक्षित रहेंगे तो चार्ली को भी कुछ नहीं होगा। डार्लिन और चार्ली जैसे घर के अंदर जाने वाले थे तो घर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे डार्लिन जल जाती है और ट्रक के पलटने की वजह से चार्ली एक छोटी सी लेक में गिर जाती है। चार्ली भी घर के मलबे के नीचे फंस गया था और मौत अब उसके लिए भी आ रही थी। तभी वहाँ पर डार्लिन आती है, जो कि आधी जल चुकी थी। वो चार्ली के ऊपर से उस मलबे को हटाती है और चार्ली को अपनी बहन को बचाने के लिए कहती है, लेकिन इतना में एक खंबा आकर डार्लिन के ऊपर गिरता है, जिससे कि डार्लिन की पूरी बॉडी पिचक जाती है और वहीं पर मारी जाती है। फिर चार्ली ट्रक में जाकर स्टेफनी को बचाता है। वो पहले एक चाकू ढूंढता है जिससे कि उसके सीट बेल्ट को काट सके, लेकिन वो चाकू उसके हाथ में घुस चुका था। वो अपने हाथ में से उस चाकू को निकालता है, फिर स्टेफनी के पास में जाता है। स्टेफनी बहुत देर से पानी में थी और इसलिए उसके सांसें रुकने लगती है। इसी के साथ में सीन ब्लैकआउट हो जाता है। जब स्टेफनी की आंखें खुलती है तो चार्ली ने उसे बचा लिया था, यानी कि चार्ली स्टेफनी को मौत के मुंह से वापस ले आया था, जिसका सीधा मतलब ये था कि उन्होंने मौत को हरा दिया है। लेकिन उनकी मां डार्लिन अब नहीं रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेफनी और चार्ली दोनों सही सलामत है। आज चार्ली का ग्रेजुएशन डे है और वो अपनी फ्रेंड जेनी को लेने आया था। तभी स्टेफनी चार्ली के सूट में एक रोज लगाती है, लेकिन सडनली उसकी उंगली में कांटा घुस जाता है, जिससे कि खून निकलने लगता है और स्टेफनी को कुछ अजीब फील होता है। इधर हम उस लेडी को देखते हैं जिसने वो सिक्का उठाया था। वो सिक्का उसके पर्स से निकलकर गिर जाता है और एक रेलवे ट्रैक में आकर फंस जाता है। साथ ही एक कार उस समय पास से निकलती है। अब आपको याद होगा कि जब पॉल और आयरिस अपनी कार में थे और ये कार ठीक वैसी थी जिसमें आयरिस और पॉल बैठे हुए थे, ये कार भी ठीक उसी तरीके से थी और सेम इसी घर के पास से निकल रही थी, यानी कि मौत का पहिया फिर से घूम चुका था। इधर जेनी के पिता एक डॉक्टर थे, जो कि स्टेफनी को बताते हैं कि वो बस अनकॉन्शियस हुई थी, न कि मौत के करीब थी, जिसे सुनकर स्टेफनी और चार्ली दोनों डर जाते हैं। तभी वो रेड कार स्टेफनी के पास से गुजरती है, जिसने उसे अपने सपनों में कई बार देखा था। जेनी ने भी बिल्कुल आयरिस की तरह कपड़े पहने हुए थे। तभी एक ट्रेन उसे सिक्के के कारण पटरी से उतर जाती है और सीधे स्टेफनी और चार्ली की तरफ आती है। वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं, लेकिन सडनली लकड़ी के कुछ ब्लॉक उन्हें कुचल देते हैं और ये कहानी जिस सिक्के से शुरू होती है उस सिक्के पर आकर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक सिक्के के कारण इतनी ज्यादा ट्रेजेडी हुई। आयरिस ने मौत को तो चकमा दे दिया था, लेकिन मौत फिर से उन्हें लेने के लिए आई और इसलिए आयरिस ने अपने आप को एक केबिन में बंद कर लिया ताकि मौत उसे छू ना सके। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को देखें और आप इसके बाकी पार्ट को जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। वैसे तो मैं आपको ज्यादा मूवी देखने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो सीन आपको मूवी में देखने को मिलेंगे वो मैं यहाँ पर चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।